तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम अंग्रेजी ग्रामर के उस हिस्से को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा डरावना लगता है। जी हाँ, टेंसेस या काल। आज हम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास शुरू कर रहे हैं जिसके बाद अंग्रेजी के सभी 12 टेंसेस एकदम शीशे की तरह साफ और बेहद आसान लगने लगेंगे। जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले टाइम और टेंस के बीच का बुनियादी फर्क, फिर प्रेजेंट टेंस के नियम, उसके बाद पास्ट टेंस के नियम, फिर फ्यूचर टेंस और आखिर में वो मास्टर चार्ट जो इन सभी 12 टेंसेस को एक साथ जोड़ देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अंग्रेजी ग्रामर के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करते हैं। भाग 1, टाइम और टेंस का आधार। अच्छा, सबसे पहले तो इस एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं कि टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्राकृतिक समय यानी सेकेंड, मिनट या दिन जो लगातार बस चलते जा रहे हैं वो टाइम है। लेकिन ग्रामर की दुनिया में जब हम किसी काम के होने का वक्त बताने के लिए उस टाइम को प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में बांट देते हैं ना, तो उसे टेंस कहते हैं। ये फर्क समझना सच में बहुत जरूरी है। अब सोचिए, चाहे कोई काम पास्ट में हुआ हो या अभी प्रेजेंट में चल रहा हो या फिर फ्यूचर में होने वाला हो, ग्रामर उसे हमेशा 4 खास कैटेगरीज में ही रखेगा, और वो है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। असल में यही 4 उपश्रेणियां मुख्य कालों के साथ मिलकर हमारे कुल 12 टेंसेस का पूरा सेट बनाती हैं। अब वर्तमान की बात करते हैं। भाग 2, प्रेजेंट टेंस के नियम। यहाँ हमारा पूरा फोकस उन आदतों और कामों पर होगा जो फिलहाल वर्तमान में चल रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में बाकी बचे शब्द। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम वर्तमान में होता तो है लेकिन उसकी कोई पक्की टाइम लिमिट नहीं होती, जैसे कि रोजमर्रा की कोई आदत या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हिंदी वाक्यों में हमें सिर्फ और सिर्फ उनके अंत पर ध्यान देना होता है। अगर वाक्य के लास्ट में ता है, ती है या ते हैं सुनाई दे तो समझ जाइए कि अंग्रेजी में डू या डज का इस्तेमाल पक्का होने वाला है। ये पैटर्न कभी भी, मतलब लिटरली कभी भी नहीं बदलता। जरा इस उदाहरण को देखते हैं। पापा रोज ऑफिस जाते हैं, यहाँ लास्ट में ते हैं आ गया जो साफ साफ एक डेली रूटीन को दिखा रहा है। अब फॉर्मूले के हिसाब से सेट करें तो डैड हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर गोज यानी वर्ब और फिर टू ऑफिस एवरीडे। देखिए कैसे हमारा रूल और वो ताहे वाला हिंदी मार्कर एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्टली मैच कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे काम की तरफ जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी यानी इस वक्त भी चल ही रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। हाँ, इसका फॉर्मूला देखने में थोड़ा लंबा जरूर लग सकता है लेकिन ये बेहद लॉजिकल है। देखिए, सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एकदम आखिर में टाइम बताने के लिए सिंस या फोर। और ये उदाहरण इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। जैसे ही हम कहते हैं मैं 2 घंटे से यात्रा कर रहा हूं, तो इसमें एक टाइम लिमिट जुड़ जाती है 2 घंटे से। इसीलिए यहाँ सिर्फ एम ट्रैवलिंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें हैव बीन ट्रैवलिंग का इस्तेमाल करना होगा। और 2 घंटे जैसी एक फिक्स अवधि के लिए यहाँ फॉर एकदम सटीक बैठता है। तो प्रेजेंट से निकलकर अब सीधे अतीत की ओर चलते हैं। भाग 3, पास्ट टेंस के नियम। सच कहूं तो पास्ट कंटिन्यूअस को समझना बहुत ही आसान है। ये बस उस काम को पकड़ता है जो पास्ट के किसी खास पल में लगातार चल रहा था। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, मेन वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी और फिर आखिर में अपना ऑब्जेक्ट। आइए एक बार फिर से इस विजुअल पैटर्न को मैप करते हैं। याद है प्रेजेंट में रहा है के लिए हम इज, एम, आर लगाते थे? बिल्कुल वैसे ही पास्ट में जैसे ही था की आवाज आती है, यानी रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो सीधे वॉज या वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म में बदल जाता है ना? एकदम सिंपल। पिछली घटना के इस शानदार उदाहरण को देखिए। कुछ अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस का एक क्लासिक केस है। इंग्लिश में ये बस इतना सा बन जाएगा, सम ऑफिसर्स वर इंक्वायरिंग।
गौर कीजिए कि कैसे ये स्ट्रक्चर अतीत के किसी भी सीन को हमारे सामने तुरंत जिंदा कर देता है। अब बारी है पास्ट परफेक्ट की। और सच बताऊं तो ग्रामर के नजरिए से ये एक बहुत ही खूबसूरत और सरल टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके साथ यूनिवर्सली सिर्फ हैड लगता है और उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई झंझट ही नहीं। और इसकी पहचान तो सबसे ज्यादा साफ है। अगर कोई काम बीते हुए समय में पूरी तरह से 100% खत्म हो चुका था, तो हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे आएगा, और अंग्रेजी में ये सीधे सीधे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाएगा। मतलब इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलिए अब उन चीजों की तरफ रुख करते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है। भाग 4, फ्यूचर टेंस के नियम। भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस का ना एक बड़ा ही सुनहरा और पक्का नियम है। अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में गा, गी, गे मौजूद है, तो बस आंख मूंद कर समझ लीजिए कि अंग्रेजी में शैल या विल का आना एकदम तय है। ये फ्यूचर की सबसे पक्की निशानी है। अच्छा, अब अंग्रेजी ग्रामर के सबसे डरावने और जटिल दिखने वाले फॉर्मूले का सामना करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक रूप। मुझे पता है ये देखने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन घबराइए मत। ये बस छोटे छोटे हमारे जाने पहचाने ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ने जैसा ही है। सबसे पहले WH वर्ड, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब में ING और लास्ट में टाइम बताने के लिए सिंस या फॉर। बस हो गया। जरा इस बड़े से सवाल पर गौर करते हैं। जय मार्च 2020 से उत्तर भारत की यात्रा क्यों कर रहा होगा? अगर ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल किसी सिंपल मैथ के फॉर्मूले की तरह काम करता है। Y प्लस विल प्लस J प्लस हैव बीन प्लस ट्रैवलिंग प्लस नॉर्थ इंडिया प्लस सिंस मार्च 2020। देखा, इसने साबित कर दिया कि कितनी भी कठिन ग्रामर क्यों ना हो, अगर उसे सही टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वो बस एक आसान सा गणित है। और अब वक्त आ गया है इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से का, जहां सारे बिखरे हुए धागे एक साथ जुड़ेंगे। भाग 5, 12 टेंसेस का मास्टर चार्ट। अब यहाँ असली मैजिक होता है। इस मास्टर ग्रिड को देखिए। इसके कॉलम में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है और पंक्तियों में हमारे वो 4 उप प्रकार हैं। यहाँ बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे ता है सीधे डू या डज से जुड़ता है, रहा था वॉज वेयर से, और चुका होगा विल हैव से जाकर मैच करता है। एक बार इस चार्ट को दिमाग में बिठा लिया ना, तो हिंदी के अंतिम शब्द और अंग्रेजी के हेल्पिंग वर्ब का कनेक्शन हर एक बॉक्स के लिए एकदम सटीक बैठेगा। तो आखिर में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इन 12 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को अच्छे से समझ लेने से अंग्रेजी बोलते वक्त गलतियां करने का वो पुराना डर सच में खत्म हो जाता है? जवाब है बिल्कुल, 100% हाँ। ये पूरा फ्रेमवर्क अंग्रेजी को एक डरावने रहस्य से निकालकर एक पूरी तरह से लॉजिकल और प्रिडिक्टेबल सिस्टम में बदल देता है। अब चुनौती बस इतनी सी है कि इस मास्टर चार्ट को रोजमर्रा की बातचीत में कैसे उतारा जाए। तो क्या इस सिस्टम का इस्तेमाल करके अगली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को पूरी तरह से शानदार बनाया जा सकता है? बिल्कुल,